तो सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल ले लिया कि सपोज मेरे पास एक लोड है और उस लोड का एडमिटेंस है, कुछ भी ले लो, जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया है ना, मैंने ले लिया इट्स 1 + 0.1 आयोटा या आयोटा 0.1। लोकेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 1 + 0.1 आयोटा, ये मान लो मेरा एक क्या है, एडमिटेंस है। मुझे क्या करना है, इंपेडेंस मैचिंग करना है। ये 1 मैंने क्यों लिया है, ताकि परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग हो पाए। बिकॉज सर हम कैपेसिटर और इंडक्टर लगाते हैं और वो रियल पोर्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं बेचारे। सही बात है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो गया सर, इट्स 1 + आयोटा 0.1। अब देखो इसको इंडिकेट करो पहले, कहां पे, स्मिथ चार्ट में कहां पे है, रियल पोर्शन 1। देखो ये 1 वाला कर्व है, ये वाला, ये डॉटेड दिख रहा है ना आपको, यहां से जो गुजर रहा है, ये 1 वाला कर्व है। 0.1 वाला कहां है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला नीचे है, ये रहा, ये 0.1 है, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये 0.1 है, ये जा रहा है, देखो ये दोनों एक दूसरे को कट कहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं बेटा। दिख गया, ये पॉइंट दिख गया, 1 + पॉइंट आयोटा 0.1 यही होगा। परफेक्ट है। अब आपको करना क्या है सर, इंपीडेंस मैचिंग करनी है। अब परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग कहां होती है, यहां होती है। मतलब यहां से आपको चलना शुरू करना है और यहां से चलते चलते, इधर से चलते 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 आपको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट पे। मतलब ऐसे चलना है आप लोगों ने, यहां से यूं, समझ गए। यहां पे आपका एडमिटेंस है और आपको पहुंचना यहां पे है। इतना आपको क्या करना है, चलना है। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, यहां पे रिएक्टेंस कितना है, 0.1 है, ये 0.1 है। यहां पे रिएक्टेंस कितना है, 0 है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, रियल वाले पोर्शन की, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, तो सर कंडक्टेंस यहां भी 1 है, यहां पहुंचने के बाद भी 1 है। तो कंडक्टेंस को तो चेंज करना नहीं है, चेंज किसको करना है, ससेप्टेंस को करना है। तो सर ससेप्टेंस को करना है तो या तो इंडक्टर लगा दो या कैपेसिटर लगा दो, सीधी सी बात है। अब जरा सोचो, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यहां क्या है, एडमिटेंस है। अब एडमिटेंस में पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए इंडिकेट करती है, कैपेसिटिव को। मतलब ये जो लोड है, ये लोड कौन सा है बेटा, कैपेसिटिव है। कैसा लोड है, कैपेसिटिव है। तो आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, है क्या कनेक्ट क्या करना पड़ेगा बताओ, परफेक्ट मैचिंग के लिए सर इंडक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये चीजें ना आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी कि भाई इंडक्टर ही लगाना है। क्या इंडक्टर की वैल्यू नेगेटिव होती है कि नहीं होती है एडमिटेंस की, जानते हो ना आप। y ऑफ स्मॉल l क्या होता है, j ω l डिवाइड बाई Z0 होता था, उल्टा करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ j Z0 डिवाइड बाई ω l, यही तो होता है ना। इस नेगेटिव वैल्यू को इस पॉजिटिव में अगर जोड़ोगे तो ही तो 0 मिलेगा। परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए Z0 डिवाइड बाई ω l की बेटा, वो 0.1 के बराबर होनी चाहिए। परफेक्ट है। यहां से इंडक्टेंस निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही था। कहां थे आप, यहां थे। यहां से आप कहां पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए। कौन सी डायरेक्शन में चले हो आप, चले हो यूं जा रहे हो, देखो यूं चले हो। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर ये वाली डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, यूं जा रहा हूं मैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। परफेक्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कौन सी डायरेक्शन में चला हूं, मैं चला हूं एंटी क्लॉकवाइज। अब इस चीज को याद रखना, जब इंडक्टर हम लोग सीरीज में, जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यूज करते थे, तो जब वहां पे हम लोग इंडक्टर लगाते थे तो स्मिथ चार्ट में हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होता था। याद है कि नहीं है, इंडक्टर के केस में क्लॉकवाइज होता था। जब एडमिटेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे इसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है, यहां पे इसका बिहेवियर नेगेटिव हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो डायरेक्शन भी उल्टी हो गई है भाई, वैल्यू ही चेंज हो रही है ना। वहां पे इंडक्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, एडमिटेंस में कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो वहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। मतलब आप यहां से चलना शुरू करोगे और यहां से चलते चलते आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, बड़ा स्मूथ है, बड़ी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है। ओके, अगर मान लो सर दूसरी चीज देख लेते हैं, ये क्लियर है ना सबके। ओके, यहां से इस वाले पोर्शन को थोड़ा मैं हटा देता हूं, ये तो क्लियर हो गया, कांस्टेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट रिएक्टेंस आउटर सर्कल, ठीक है। ओके, वेरी गुड, इसको जरा हटा देते हैं। ओके, चेक इट आउट बेटा। अगर मान लो मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, सपोज दैट मेरा लोड का एडमिटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स सम वैल्यू लाइक योर 2 +
2 और भी अंदर आ जाएगा, बाहर वाली वैल्यू ले लेते हैं कोई 0.2 कर लो इसको, ठीक है। इट्स 0.2 प्लस या माइनस j.2, 0.2 माइनस j.2। अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो कहानियां क्लियर होनी चाहिए। पहले तो इस पॉइंट को इंडिकेट करो कि कहां पे है। तो इसमें कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो कंडक्टेंस वाला कर्व कहां है? ये रहा, ये ब्लैक वाला कर्व, ये रहा 0.2 का कर्व, दिख गया? ओके। ससेप्टेंस की वैल्यू कितनी है? -0.2। -0.2 कहां है? ये रहा, ये वाला कर्व, दिख गया? दोनों कहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को? यहां कट कर रहे हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल। अब बताओ पहले तो कि ये लोड कौन सा है बेटा? सर इमेजिनरी पोर्शन नेगेटिव आ रहा है। इमेजिनरी पोर्शन नेगेटिव किसके लिए आता है? कौन से लोड के लिए आता है? इंडक्टर या कैपेसिटर? इंडक्टर के लिए। मतलब ये नेगेटिव पोर्शन लोड दिखा रहा है कौन सा? इंडक्टिव। समझ गए? इंडक्टिव लोड को दिखा रहा है। तो कनेक्ट क्या करना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि कनेक्ट क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है। कनेक्ट क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा भाई, सही बात है। और कैपेसिटेंस का एडमिटेंस क्या होता है? क्या होता है? j⍵c z0। तो इसको 0 बनाना है तो ω/c z0 की वैल्यू होनी चाहिए 0.2 के बराबर। कहानी खत्म। मतलब इमेजिनरी पोर्शन 0 हो जाएगा। अब इमेजिनरी पोर्शन 0 कहां होता है? इस वाली लाइन पे, जो ये सेंटर से जा रही है, इस वाली लाइन पे इमेजिनरी पोर्शन 0 होता है ना बेटा। सिर्फ रियल वैल्यू है, देखो 2, 1, 0.2, 0.1 रियल वैल्यूज होती है, सही बात है। तो इमेजिनरी पोर्शन को आप बना रहे हो 0, मतलब आप इस लाइन पे आ रहे हो। अब इस लाइन पे आप कहां जा रहे हो? क्या इस कैपेसिटेंस को कनेक्ट करके क्या आपने रियल पोर्शन को छेड़ा है? क्या आपने कंडक्टेंस को छेड़ा है? क्या नहीं सर, कंडक्टेंस की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है। मतलब ये कनेक्ट करके आपने नया y(L) क्या बना दिया है? 0.2 प्लस j0 ये बना दिया है आपने। अब ये पॉइंट कहां पे है? ये रहा, यहां पे है। मतलब आपने कैपेसिटेंस कनेक्ट करके किया क्या है? अरे किया ये है सर, मैं यहां से मूवमेंट करना शुरू किया और इस कांस्टेंट कंडक्टेंस वाले कर्व पे मैंने मूवमेंट किया इस तरीके से, और मैं चला यहां से लेके यहां तक। जो वैल्यू मेरी यहां पे थी 0.2 माइनस j.2, यहां से मूव करता हुआ मैं यहां पहुंच गया और मैंने वैल्यू बना ली 0.2 प्लस j0। क्या ये परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग हुआ? क्या? नो, ये आपका परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सर ये जो वैल्यू है ना, ये 0.2 है, ये 1 नहीं है। हम सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट के पास में नहीं पहुंचे हैं, ये डिस्टेंस रह गया है। बिल्कुल सही बात है, और होना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? बिकॉज हम जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटेंस जो होता है सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन को चेंज कर सकता है, रियल पोर्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। बिल्कुल सही है ना? तो ये बाउंड्री आप लोगों को यहां भी प्रूफ हो गई, जो सीरीज वाले में प्रूफ हुई थी यहां भी प्रूफ हो चुकी है ना। सही बात है। कैसे चले हो आप? इधर चले हो या इधर चले हो? सर ऐसे घुमा हूं मैं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं। डायरेक्शन कौन सी है बेटा? सर क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। तो वेरी गुड, मतलब कनेक्ट क्या किया? कैपेसिटेंस। तो डायरेक्शन कौन सी हुई? कौन सी डायरेक्शन में आप चले हो? आप चले हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। परफेक्ट है। जब सीरीज में आप लोग कैपेसिटेंस कनेक्ट करते थे तो हम चलते थे बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। तो सीरीज इंडक्टेंस और सीरीज कैपेसिटेंस जिस तरीके से परफेक्ट किसी भी एक जनरलाइज लोड के लिए परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग नहीं कर पाते थे, मतलब जब रियल पोर्शन 1 नहीं होता है तो ये लोग परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग नहीं कर पाते हैं। यही प्रॉब्लम हम लोगों को सीरीज में हुआ था, सेम प्रॉब्लम हमें किस में है? पैरेलल में है। उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या लिया था कि हम लोगों ने यूज में लिया था किसको? ट्रांसमिशन लाइन को। यहां भी सेम सॉल्यूशन है कि हम लोग यूज में लेंगे किसको? ट्रांसमिशन लाइन को। बिल्कुल सही है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन को अगर मुझे परफेक्ट इंपेडेंस क्या करना है? मैच करना है, तो कैसे करूंगा? इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? बाय यूजिंग दी ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन का क्या खास बात होता है कि सर ट्रांसमिशन लाइन की खास बात यह होती है कि वो एक कर्व बनाती है। उस कर्व को हम बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव कर्व। ओके, मतलब आपका है एग्जांपल ये वाला 0.2 माइनस j.2 y(L) पॉइंट है, यहां पे इंडिकेट कर रहा है। परफेक्ट है बेटा? बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए?
सर मेथड नंबर 3, देखो मेथड नंबर 4, ये कोई मेथड नहीं है, ये अलग मेथड नहीं है, ये मेथड नंबर 2 ही है आपका। सही है क्या? बाय कनेक्टिंग ए ट्रांसमिशन लाइन, बाय ए ट्रांसमिशन लाइन। सॉरी, कैसे करना होता है समझिए। क्या करना है, लोड को देखा, क्या रियल पोर्शन 1 है क्या? नहीं। तो क्या इंडक्टेंस कैपेसिटेंस से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन को लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? तो सबसे पहले इस पॉइंट को उठा के देखो, ये रहा सर, दिख गया। क्या करना है, सेंटर पे एक प्रकार का, सेंटर पे एक नोब रखो, एक नोब यहां पे रखो पेंसिल का, और घुमा दो, क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे ही ये अलग दिखा तो स्टेप 1, पहली स्टेप क्या करेंगे, ड्रॉ ए कांस्टेंट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल। ठीक है, पहले काम तो करेंगे लोड को इंडिकेट करने का कि कौन से पॉइंट पे है, पॉइंट आउट कर लिया इसमें चार्ट में। फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का एक क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। बिल्कुल सही। देखो ये मैंने सेंटर ले लिया है, इसको, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से हो गया इतना। अब इतने से मैं इसको क्या करूंगा, घुमाऊंगा। तो यहां से मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है ना? मेरी ड्राइंग इतनी शानदार नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा ये लो, हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये आपका एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किया, ड्रॉ एक कांस्टेंट वीएसआर बना दिया, इसको सेंटर बना, घुमा दिया चारों तरफ, बन गया। सही है ना? कहानी हमारी कुछ ऐसी है कि ये लोड है, ये लगा हुआ है यहां पे, ये लोड है। ठीक है, ये है y ऑफ l, ये है आपका 0.2 प्लस आयोटा 0.2। यहां से मैं चलना शुरू कर रहा हूं, इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा हूं, लोड से कहां, सोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि किस डिस्टेंस पे जाके, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके इस 0.2 को मुझे खत्म करना है। 0.2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। और ये 0.21 किसके द्वारा बनता है, सर्कल के द्वारा बनता है, कांस्टेंट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के सर्कल के द्वारा बनता है। तो इसको मुझे बनाना है 1। ये मेरा मकसद है, पहला मकसद। मतलब यहां पे मैं इस y ऑफ l को बनाना चाहता हूं 1 प्लस आयोटा, है ना? और ये रियल पोर्शन, इमेजिनरी पोर्शन कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस आयोटा s। ठीक है ना? इसको 1 बनाना मैंने पहली प्रायोरिटी रखा है। पहली प्रायोरिटी है कि इसको 1 बनाना है। ठीक है ना? तो इसको मैंने 1 बनाने की कोशिश की। तो अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो इस ट्रांसमिशन लाइन पे कितनी लंबाई चलना पड़ेगा? मान लो मैंने बोला l लंबाई चलना पड़ेगा, इधर से इधर की तरफ। अब ये l लंबाई कितनी होगी? सही है, तो देखो आप हो यहां पे, आपने करना क्या है, इस रियल पोर्शन को 1 बनाना है। अब देखो बेटा, 1 वाला सर्कल ये रहा, ये देखो ये रहा, दिख गया? तो ये वाला सर्कल इस 1 वाले सर्कल को कहां पे काट रहा है? देखो 1 वाला सर्कल ये रहा, यहां पे काट रहा है। देखो ये दिखा कि नहीं दिखा? यहीं पे काट रहा है ना। देखो ये 1 वाला सर्कल है, आपका पॉइंट यहां पे है, लोड यहां पे है, 0.2 प्लस 0.2, 1 वाला सर्कल यहां पे है। समझ में आ गया? इस पॉइंट पे देखोगे तो आपका रिएक्टेंस या लोड क्या होगा? अगर आप यहां पे लोड की बात करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पोर्शन पता नहीं कितना है, मैंने जनरली लिख दिया s। मतलब एक पॉइंट आ गया ये, एक पॉइंट आ गया ये। क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये लोड तो आपको पता ही है। स्टेप 2 क्या करना है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ट टू, किस किस को करना है,
दोनों पॉइंट्स को। पहला बात इनिशियल लोड एंड फाइनल लोड, मतलब इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके, या मैं इंडिकेट कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं वाई डैश और इसको मैं लिख देता हूं वाई डबल डैश, ठीक है ना। तो किस किस के बीच में, सेंटर से लेके एक वाई डैश वाली लाइन और एक सेंटर टू वाई डबल डैश वाली, दो स्ट्रेट लाइन खींचनी है आप लोगों ने। कैसे करना है, सेंटर कहां पे है, ये रहा बेटा, यहां से घुमा के इस लाइन से लेते हुए ये आप लोगों ने एक लाइन खींच दिया, ये वाला, ठीक है। एक लाइन ये यहां से लेते हुए ये आप लोगों ने खींच लिया, ये वाला। अगला स्टेप क्या करोगे, स्टेप 3, ठीक है, मेजर द एंगल। कौन सा एंगल, यहां से लेके इसके बीच वाला एंगल। ये आपको कोई मेजर नहीं करना है, स्मिथ चार्ट के ऊपर ऑलरेडी एंगल लिखा हुआ होता है, सही बात है। यहां पे जो एंगल लिखा हुआ है देख लेना कितना लिखा हुआ है, और यहां पे जो एंगल लिखा हुआ है देख लेना कितना लिखा हुआ है। मान लो ये लिखा हुआ है θ1, ये लिखा हुआ है मान लो θ2, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करके ये एंगल निकाल लेना कि ये यहां से लेके ये एंगल कितना है, थीटा एंगल आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले तो एक्चुअली आप एंगुलर डिग्री कितना चले, थीटा चले, सही बात है। अब आप लोग कौन से कर्व पे चले हो, आप लोग चले हो कांस्टेंट वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के सर्कल पे। अब इस सर्कल की कुछ खास बातें होती है जो मैं हजारों बार बता चुका हूं, आपको पता है। क्या खास बात है कि सर इस सर्कल पे, यहां पे इस सर्कल पे पूरा एक राउंड काटने पे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो यूज होती है वो लंबाई यूज होती है λ/2। कितनी यूज होती है, λ/2। परफेक्ट है ना, मतलब सर ये हमें पहले से पता है कि λ/2 लंबाई के लिए ये 360 डिग्री चलता है, सही है ना। मतलब लैम्बडा लंबाई के लिए ये चलता है 720 डिग्री। तो 720 डिग्री अगर एंगल रोटेट करना है तो लंबाई चाहिए लैम्बडा, अगर थीटा रोटेट करना है तो लंबाई कितनी चाहिए, तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई, सही बात है ना। तो मैंने बोला कि लैम्बडा ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई या एल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ दी, ये वाली लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कितनी चाहिए, कितने एंगल के लिए चाहिए, सर थीटा के लिए चाहिए। ओवरऑल कितना आ रहा है 720, क्या लिखोगे, इट्स थीटा डिवाइड बाई 720 एंड इट्स मल्टीप्लाई विद लैम्बडा, इट्स मल्टीप्लाई विद लैम्बडा। बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या, इतनी लंबाई चाहिए, कहां से, लोड से कहां के तक, यहां तक। अब देखो एक कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में, क्लियर रखना। जब मैंने कर्व बनाया था एडमिटेंस कर्व, वहां पे मैंने दो बातें लिखी थी कि अगर इस सर्कल के लिए मैंने कुछ बातें लिखी थी, क्या लिखी थी कि अगर मैं लोड से सोर्स की तरफ जाऊंगा तो मेरा जो मोमेंट होता है वो मोमेंट होता है क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज। वो लिखा था मैंने एडमिटेंस वाले कर्व के लिए। ध्यान रखना एडमिटेंस और इंपेडेंस वाले कर्व में एक चीज हमेशा एक ध्यान रखना, वहां पे जो रोटेशन क्लॉकवाइज होता है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है, सही है ना। तो यहां पे इस सर्कल की खास बात, एक लाइन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी कि जब आप लोड से सोर्स की तरफ जाओगे तो रोटेशन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, जब सोर्स से लोड की तरफ जाओगे तो आपका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। वहां उल्टा था, यहां ध्यान रखो, जब आप मूव करोगे कहां से कहां, लोड टू सोर्स, ठीक है, एडमिटेंस वाले कर्व के लिए लिख रहा हूं, तो आपका रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस कर्व के लिए, ठीक है ना, इस सर्कल के लिए। अगर आपका मूवमेंट हुआ, अगर आप मूव किए कहां से कहां, सोर्स टू लोड, तो आपका मूवमेंट होगा बेटा कैसा, क्लॉकवाइज, उल्टा है वहां से, ठीक है ना। अब देखो, अब आप चल रहे हो यहां से चले आप, इधर से इधर चले, कौन सा रोटेशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप लोड से कहां जा रहे हो, सोर्स की तरफ, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके एडमिटेंस ऐसा हो जाएगा कि उसका रियल पोर्शन बन जाएगा 1, इमेजिनरी पोर्शन कुछ ना कुछ रहेगा। अब वो इमेजिनरी पोर्शन कितना रहेगा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, बिकॉज सर यहां पे सिर्फ ये वाली लाइनें मैंने बनाई है, इतनी ही थोड़ी होती है, बहुत सारी होती है। कोई ना कोई एक लाइन होगी जो यहां से यूं निकल रही होगी और इस पॉइंट से कट करते हुए ऐसे 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 जा रही होगी, ठीक है। मतलब वो 0.2 और इस -1 के बीच का कोई वैल्यू रहा होगा, तो वो आप लोगों ने देख लेना है कर्व पे कि कौन सी लाइन को ये यहां से कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस लाइन को कर रहा होगा वही एक्स की वैल्यू रहेगी। समझ में आ गया। तो मान लो ये जो वैल्यू है ये आपके ये एस की वैल्यू को दिखा रहा है, इस एस की वैल्यू को, ठीक है। अब आपको पहुंचना कहां है, यहां पहुंचना है। तो अब तो बड़ा सिंपल हो गया ना,
अब तो बड़ा सिंपल हो गया, सिर्फ आपको भाई ये वाली वैल्यू 1 अगर मिल जाए तो इसको चेंज करना तो मुश्किल नहीं है। ये कैसे चेंज हो जाएगा? अरे सर पैरेलली कनेक्ट कर लो। क्या कर लो? पैरेलली कनेक्ट, ठीक है, क्या कर लो? ये माइनस में रहेगी वैल्यू, ऊपर वाला पोर्शन माइनस में है ना, ओके। पैरेलली कनेक्ट कर लो, क्या कर लो? इंडक्टर लगा दो, कैपेसिटर लगा दो, इसको जीरो ही तो करना है। अरे वेरी गुड, ये माइनस में है, क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और आप यहां से मूवमेंट करना शुरू करोगे और यहां से मूव करते 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 आप कहां पहुंच जाओगे? सेंटर पे पहुंच जाओगे बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटेंस। तो पहले आप मूव करोगे यहां से यहां पे, किसके द्वारा? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल के द्वारा। फिर यहां से मूव करोगे यहां पे और आप कहां पहुंच जाओगे? सेंटर पे पहुंच जाओगे। कहानी समझ में आई? कहानी में मजा आया? आया या नहीं आया बताओ मेरे को? मस्त है। किसी भी जनरलाइज लोड के लिए ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये मेथड मैंने दोबारा आप लोगों को अच्छे से इसलिए बताया है क्योंकि इंपीडेंस मैचिंग आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे ही आपको मूवमेंट करवाने हैं, तो इसलिए ये कल भी समझाया था, दोबारा आपको एडमिटेंस से भी समझ में आ गया होगा, रिपीट हो गया, इंपीडेंस में भी हो गया, एडमिटेंस में भी हो गया। क्लियर है कहानी? ओके। अब कुछ एडिशनल चीजें और बता देता हूं मैं थोड़ी सी, और उसके अलावा आगे की चीजें और कंसिडर करेंगे। अभी काफी सारी चीजें बतानी है, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा, इसको हटा देता हूं। ओके, अब देखो, सपोज दैट ये मैंने हटा दिया। अब देखो बेटा, कभी कभी ना एग्जामिनर एक लाइन बोल के आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है। अब वो लाइन क्या है और कैसे कंफ्यूज करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने एडमिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग या तो कनेक्ट कर रहे हैं इंडक्टेंस या कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस, और दोनों कैसे लगा रहे हैं बेटा? पैरेलल में लगा रहे हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? एक ट्रांसमिशन लाइन की। किसकी बात करूं? एक ट्रांसमिशन लाइन की। तो ट्रांसमिशन लाइन का जब हम लोग इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट इंपीडेंस। फॉर्मूला भी डेवलप कराया मैंने कई बार, है ना। इसमें चार्ट में भी इनपुट इंपीडेंस को ड्रॉ करना हम लोगों ने सिखाया, अच्छे से जाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। तो अगर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर मैं बात करूं कि इंपीडेंस उसका क्या होता है, तो इनपुट इंपीडेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, देखना जरा, ऐसा ही था क्या? जेड ऑफ एल प्लस आयोटा या जे जेड ऑफ 0 tan ऑफ बीटा एल डिवाइड बाई जेड ऑफ 0 प्लस जे जेड ऑफ एल tan ऑफ बीटा एल। कुछ ऐसा ही था क्या? जरा चेकआउट करना। सही बात है, इनपुट इंपीडेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा था। इस फॉर्मूले से अगर मैं कुछ चेंजेज करूं, जैसे मैंने बोला इनपुट इंपीडेंस, मैंने बोला फॉर शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, मैंने लिख दिया शॉर्ट सर्किट। इसका क्या मतलब हुआ भाई? लोड लगा हुआ नहीं है, मतलब जेड ऑफ एल की वैल्यू क्या है? 0 है। समझना, जेड ऑफ एल की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर जेड ऑफ एल की वैल्यू मैंने 0 रखी, 0 रख के देखो तो ये मिल रहा है आपको जेड ऑफ इनपुट इक्वल्स टू जेड 0, ये 0, ये 0, जेड 0 से जेड 0 गया, क्या बचेगा? जे tan ऑफ बीटा एल। और अगर आप नॉर्मलाइज इंपीडेंस लिखो, नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस, तो क्या होता है? जेड ऑफ इनपुट डिवाइड बाई जेड 0, तो वो कितना मिलेगा? जे tan ऑफ बीटा एल। कोई कंफ्यूजन है? देखो, इनपुट इंपीडेंस का बिहेवियर आयोटा समथिंग कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब टोटल इमेजिनरी है, मतलब रिएक्टेंस की वैल्यू इमेजिनरी मिल रही है। किसके केस में मिलती है ऐसा? मतलब ये तो सर जे ओमेगा एल के जैसा नहीं है क्या? क्या इंडक्टर के जैसा रिलेशन नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है। मतलब एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर एक प्योर या परफेक्ट इंडक्टर के जैसा होता है। तो आप क्या बोल सकते हो? इट बिहेव, क्या बोल सकते हो? इट बिहेव लाइक ए इंडक्टर। किसके जैसा बिहेव करेगा ये? इंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। अगर आप इसका एडमिटेंस देखना चाहते हो ना, y ऑफ इनपुट, तो भी देख सकते हो। 1 डिवाइड बाई करना है बस, क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ जे कोट ऑफ बीटा एल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सही बात है, बिल्कुल सही है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अपन नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं, तो जेड नोट को नीचे ले ही जाओ, ठीक है ना। तो जेड ऑफ इनपुट डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, नॉर्मलाइज ये है पूरा, है ना, फॉर ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। अब ओपन है तो मतलब लोड ही लगा हुआ नहीं है, तो मतलब जेड ऑफ एल
कनेक्टेड लोड जेड ऑफ एल की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी है। ठीक है बेटा, यहां पे जेड ऑफ एल है, यहां पे जेड ऑफ एल है। जब इंफिनिटी वैल्यू होती है तो क्या करते हो, ऊपर से जेड ऑफ एल कॉमन लो, नीचे से जेड ऑफ एल कॉमन लो, दोनों को काट दो। जब ऊपर वालों को कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बनेगा जेड जीरो डिवाइड बाई जेड नॉट। जब जेड एल की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, सही है ना। नीचे से जेड एल कॉमन लोगे तो ये बनेगा जेड जीरो डिवाइड बाई जेड एल। जेड एल की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0। यहां से जेड एल गया तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1 और नीचे बचेगा जे tan ऑफ बीटा एल, सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ जे कोट ऑफ बीटा एल माइनस ऑफ आयोटा सम वैल्यू। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, माइनस ऑफ जे डिवाइड बाई ओमेगा सी, नेगेटिव वैल्यू विद प्योरली इमेजिनरी। क्या मैं बोल सकता हूं इट्स बिहेव लाइक ए कैपेसिटेंस, बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकता हूं मैं, इट्स बिहेव लाइक ए कैपेसिटेंस। ओके, अगर आप एडमिटेंस की बात करो तो y ऑफ इनपुट इम्पीडेंस आप बोल सकते हो, इसका उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा tan ऑफ बीटा एल। समझ गए कहानी, मतलब एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का जो बिहेवियर होता है वो एक परफेक्टली इंडक्टर के जैसा होता है। एक शॉर्ट सर्किट, एक ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर होता है वो परफेक्टली कैपेसिटेंस के जैसा होता है। अब आप बोलोगे सर ये चीजें बता क्यों रहे हो, अरे रीजन क्या है बताने का, ठीक है। तो समझिए ये कहानी मैंने क्यों बताई है, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको मैं हटाता हूं, अब ये क्यों बताया है उसका रीजन अभी आपको पता लग जाएगा। देखो बेटा ये तो क्लियर हो गया ना, हाँ नोट डाउन कर लेना पूरा। ओके, जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल कर रहे थे, कैसा एग्जांपल कर रहे थे समझिए। जैसे अभी अभी अपन लोगों लिख रहे थे कि y ऑफ l सपोज दैट 0.2 प्लस आयोटा, माइनस लिया था क्या, हाँ माइनस लिया था, 0.2 माइनस आयोटा 0.2 था। इसको अपन लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। अब कैसे किया था समझिए मैंने इसका डायग्राम बनाया, मैंने बोला मान लो ये कुछ ऐसा है कि यहां पे ये आपका लोड लगा हुआ है, समझो यहां पे ये है आपका लोड, ठीक है, कुछ ऐसा। ये है आपका y ऑफ l जो ये लगा हुआ है। अब पहला काम हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट 2 को खत्म किया। कैसे किया, इस वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के सर्कल से, बिल्कुल सही है। मतलब यहां से हम कुछ ना कुछ लंबाई चले, मान लो l लंबाई चले, और इस पॉइंट 2 को हम लोगों ने इस पॉइंट पे जाके बना दिया 1, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन आगे तक है, इस पॉइंट पे जाके हम लोगों ने इसको 1 बना दिया। ये लंबाई कैसे निकालनी है आपको पता लग गया था, l कैसे निकालना था, इट्स थीटा डिवाइड बाई 720 डिग्री मल्टीप्लाई विद लैम्बडा। अब यहां पे पहुंचने के बाद में ये रियल पोर्शन तो 1 हो जाता है, ये रियल पोर्शन तो 1 हो जाता है, इमेजिनरी पोर्शन कुछ ना कुछ बचता है। यहां पे ये कुछ ना कुछ बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पॉइंट तक आए थे आप, बचेगा, बिल्कुल सही है। अब इस इमेजिनरी पोर्शन को जीरो करने के लिए इस पॉइंट पे जाके हम लोग या तो यहां पे इंडक्टर लगाएंगे या हम लोग यहां पे कैपेसिटेंस लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी अभी मैंने देखा कि हम शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन या ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का अगर यूज करें तो उनका यूज भी तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस जैसा ही होता है। ओहो, बड़ी सही बात है कि नहीं है। अब आप सोचो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप यहां पहुंचोगे तो इस जगह पे आपका नया इंपीडेंस हो रहा है 1 माइनस आयोटा ऑफ एस, कुछ वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आ रही होगी यहां पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, खत्म करना है। क्या लगाना पड़ेगा, इंडक्टर या कैपेसिटेंस। पहले लोड देखो, जे की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, मतलब ये कैसा है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, सर इंडक्टिव है। लोड कैसा है, इंडक्टिव है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का बिहेवियर कैसा होता है, लाइक ए ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, परफेक्ट है। मतलब अगर या तो मैं यहां पे लगा दूं कैपेसिटेंस, और अगर मैं कैपेसिटेंस ना लगाऊं तो मेरे पास एक ऑप्शन और निकल के आ गया है। कौन सा ऑप्शन निकल के आया है, सर मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर सकता हूं इसके ऐसे पैरेलल में। देखो ये ट्रांसमिशन लाइन और ये ट्रांसमिशन लाइन, इधर एक और लगा दोगे तो पैरेलल ही हुई ना, सही है ना। तो यहां पे मैं एक ट्रांसमिशन लाइन और कनेक्ट कर सकता हूं, ओपन सर्किट रखनी है फाइनल में,
समझ गए? तो इस लाइन का बिहेवियर भी कैसा रहेगा? एज ए कैपेसिटेंस ही रहेगा। समझ गए? अब यहां पे आप लोगों ने इसको जीरो करना है, समझ गए? तो इसको जीरो करते हो तो आप कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस की वैल्यू डालते हो, भाई इतनी वैल्यू का कैपेसिटेंस लगाऊं, सही बात है। यहां तो आप लोगों ने बोल दिया कि मुझे ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, ओपन सर्किट लगानी है, सही बात है। लेकिन एक परफेक्ट वैल्यू को जीरो करने के लिए कितनी लंबाई की लगाओगे ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। मान लो L1 से लिख दिया मैंने, तो ये L1 कितना होना चाहिए? तो क्या बोलोगे सर ओपन सर्किट पे जाओ ना। अरे परफेक्ट है, ओपन सर्किट का y ऑफ इनपुट कैसा आया था? बताओ क्या आया था? अरे भाई J ऑफ tan ऑफ बीटा L, ये आया था कि नहीं आया था? ओपन सर्किट का यही तो था। बिल्कुल, इसको जीरो बनाना है तो इसको आपने इसके साथ जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया, तो JS प्लस J बीटा L की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। मतलब परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग के लिए ये tan ऑफ बीटा L बराबर होना चाहिए किसके? S के। मतलब यू कैन से कि ओवर बीटा इंटू L ये बराबर होना चाहिए tan इनवर्स S के। ये लंबाई कौन सी है? ये लंबाई यही है ओपन सर्किट वाली जिसको हम बोल रहे हैं L1। तो बेटा अगर L1 ही निकालनी है तो बीटा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई लैम्बडा। इधर जाएगा तो लैम्बडा ऊपर बन जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा। यहां पे क्या लिख दो? इट्स अ tan इनवर्स S। क्या ये लंबाई आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप एक बात यहां से और कंसिडर कर सकते हो कि सर यहां से यहां पहुंचने के बाद में मेरे पास में दो ऑप्शन होते हैं। मैं इंडक्टर लगा सकता हूं, मैं कैपेसिटेंस लगा सकता हूं, या मैं यहां पे एक ट्रांसमिशन लाइन का टुकड़ा लगा सकता हूं। वो ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ओपन सर्किट हो सकती है, बिकॉज शॉर्ट सर्किट इज बिहेव लाइक ए इंडक्टर एंड ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इज बिहेव लाइक ए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस और इंडक्टर की जगह मैं शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भी यूज में ले सकता हूं। क्लियर हुई या नहीं हुई कहानी? बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, मजा आया। ओके, अब देखो ये आपका स्मिथ चार्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली, इसको हटा दो ना, मैं शॉर्ट सर्किट वाला बताने की जरूरत नहीं है, सेम ही केस रहेगा, सेम ही किस्सा है। क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा हम लोगों ने इंडक्टर लगाया, कैपेसिटेंस लगाया। पहले हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा कि सीरीज में इंडक्टर या कैपेसिटेंस लगा देते हैं। फिर हम लोगों ने दूसरे मेथड पे गए, हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ हम लोगों ने पैरेलल में लगाए। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करूं कि सपोज दैट मेरे पास ये एक लोड है, ठीक है ना, एनी लोड है ना, ये एडमिटेंस वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ओके, देखो सपोज दैट मेरे पास यहां पे कोई लोड है, एक जनरलाइज लोड, इसका आप इंपीडेंस लिखो, एडमिटेंस लिखो, आपको जो लिखना है लिख लो, ठीक है। जेड ऑफ एल से डिफाइन करो, वाई ऑफ एल से डिफाइन करो, कोई वैल्यू है ना, सम आर प्लस जे एक्स। आपको करना है परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग। अब आपको पता है परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग सिर्फ कैपेसिटेंस या इंडक्टर से नहीं होनी है, सिर्फ सीरीज वालों से नहीं होनी है, या सिर्फ पैरेलल वालों से नहीं होनी है। मैंने बोला सिर्फ मत लगाओ, आप सिर्फ को हटा दो, ठीक है, सिर्फ हटा देता हूं। तो मैंने बोला कि मान लो मैंने एक कंपोनेंट इसके यहां पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, एक कंपोनेंट इसके मैंने यहां पैरेलल में लगा दिया, ये लगा दिया, ओके, और एक कंपोनेंट मैंने इसके यहां सीरीज में लगा दिया, ठीक है, ऐसा मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहां पे जाके ओवरऑल इंपीडेंस दिख रहा हूं, मान लो Z1 देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो Z1 बने ये मेरा 1 प्लस आयोटा 0 बन जाए, 1 प्लस आयोटा 0 बन जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये आपका एक परफेक्ट किसको दिखाए? इंपीडेंस मैचिंग को दिखाए। यहां पे रियल पोर्शन भी है, इमेजिनरी भी है, ये रियल पोर्शन 1 नहीं है यहां पे, ठीक है ना। तो एक जनरलाइज लोड, ये जो लोड है एक जनरलाइज है, उस जनरलाइज लोड से मैं एक परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग करना चाहता हूं विदाउट यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि जब सीरीज का पढ़ा था तो वहां भी हमको लोगों को लगा था कि परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग नहीं हो सकती, जब पैरेलल का पढ़ा तो यहां भी लगा कि परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग नहीं हो सकती, और हमने परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग को अचीव किया कैसे? बाय यूजिंग ए ट्रांसमिशन लाइन। अब मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसमिशन लाइन को यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आप कोई कंपोनेंट लगाओ, पैरेलल में भी लगा लो, सीरीज में भी लगा लो, दोनों लगा लो, और आप परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग करके दिखाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है क्या?
हो सकता है। अब देखो, कई बच्चों के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आने चाहिए और बिल्कुल आने चाहिए। क्या क्या आने चाहिए? देखो सर आपने ये बोला था बाय कनेक्टिंग, मैं बोलूँ ये जो कंपोनेंट है ये कैपेसिटर हो सकता है या इंडक्टर हो सकता है, ये जो कंपोनेंट है ये भी कैपेसिटेंस हो सकता है या इंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। पैरेलल में लगाना है, सीरीज में लगाना है और लगा के इससे ये लेके आना है। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं या हाँ, कई बोलोगे नहीं, कई बोलोगे हाँ। जो नहीं बोल रहे होंगे उनके माइंड में क्या चल रहा है, जो हाँ बोल रहे होंगे उनके माइंड में क्या चल रहा है, मैं दोनों बता देता हूं। समझिए भाई, मैंने एक बात बोली थी कि बाय कनेक्टिंग, मैंने एक बात बोली थी कि बाय कनेक्टिंग एक कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर, अगर मैं इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस अगर मान लो मैं कनेक्ट करता हूं तो इसका जो रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/j⍵c, ये होता है j⍵L। मतलब अगर ये लोड की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो लोड की वैल्यू का पोर्शन जिसको चेंज करेंगे वो पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कैसा हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। मतलब ये कभी भी रियल पोर्शन को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन वहां पे एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? मैंने ये लाइन कब बोली थी वो सोचो। मैंने लाइन बोली थी अगर इस पैरेलल को हटा दो, मैंने बोला कि अगर लोड के सीरीज में आप इंडक्टर या कैपेसिटर लगाओ या लोड के सिर्फ पैरेलल में आप इंडक्टर या कैपेसिटर लगाओ तो वो रियल वैल्यू को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू को डिस्टर्ब करेगा। कैसे? समझो, जैसे मान लो मैंने बोला ये एक इंडक्टर है, ये मान लो एक कैपेसिटर है, फिर इंडक्टर कैपेसिटर कितना ही लगाओ आप। मैंने बोला मान लो इसका रिएक्टेंस है J(2), इसका रिएक्टेंस है मान लो -(j). आप ओवरऑल देखोगे तो आपको कितना मिल रहा है? J मिल रहा है। कैसा मिला? इमेजिनरी मिला। क्या ये कभी रियल मिल सकता है क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है कभी रियल? ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। मिल सकता है क्या? बताओ, आप अब खुद सोच के देखो, क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मान लो दो मैंने पैरेलल लगा दिया, मैंने बोला ये एक इंडक्टर है, मान लो J है, यहां पे एक और इंडक्टर लगा दिया, मान लो ये भी J है, दोनों को जोड़ोगे, दोनों से निकालोगे, क्या ये कभी रियल मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो बेटा अगर सारे के सारे कैपेसिटिव इंडक्टिव अगर सब पैरेलल में लगे हुए हैं तो वो हमेशा एक इमेजिनरी वैल्यू ही देंगे, अगर सब सीरीज में लगे हुए हैं तो वो हमेशा एक रियल वैल्यू ही देंगे। बट क्या चेंजेज है? अब देखो, आप लोगों से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे। कैसे बोलोगे? समझिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, देखो क्या ये डायग्राम आपको कुछ याद दिला रहा है? क्या ऐसा डायग्राम आप लोगों ने पहले कभी देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ये जा रहा है आगे तक, ये जा रहा है आगे तक। क्या ऐसा देखा है कभी? बिल्कुल देखा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रांसमिशन लाइन को, और उसका भी अगर परफेक्ट बोलो तो आप बोल सकते हो सर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को दिखा रहा है। दिखा रहा है? अरे बिल्कुल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्या है इसमें? इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। क्या आप बोल सकते हो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? ना सर, कहां बोल सकते हैं, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके सीरीज में ये नहीं है, बीच में कैपेसिटेंस है, ठीक है ना? है, फिर इसके सीरीज में आगे वाला नहीं आएगा क्योंकि बीच में कैपेसिटेंस है। ये दोनों परफेक्ट पैरेलल में नहीं है क्योंकि बीच में इंडक्टेंस है। समझ में आ गया? तो मतलब ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है बेटा। सीरीज और पैरेलल का क्या है? कॉम्बिनेशन है। सही है। तो क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, जिसको हम लिखते हैं √L/C, और क्या आप लोगों ने बोला है कि ये आपका एक प्योरली कैसी वैल्यू होती है? रजिस्टिव वैल्यू होती है। क्या ये बोला है आप लोगों ने? क्या ये प्रूफ किया है हम लोगों ने? बिल्कुल किया है। तो आप जरा एक बात को सोच के देखो कि इस ट्रांसमिशन लाइन में तो कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ही दिखा है। फिर इसकी ओवरऑल वैल्यू रजिस्टिव कैसे हो चुकी है? इमेजिनरी होनी चाहिए थी ना। यही यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कैसे? जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल दोनों में अगर यूज में लिया जाए तो उसका जो इफेक्टिव होता है वो रजिस्टिव एज वेल एज रिएक्टिव दोनों पाया जाता है। समझ में आई कहानी? मतलब अगर आप कैपेसिटेंस इंडक्टर का दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ यूज में ले लोगे, मतलब आप सीरीज कंपनसेशन भी लगाओगे, आप पैरेलल कंपनसेशन भी लगाओगे, अगर आप दोनों कंपनसेशन एक साथ यूज में लोगे तो इन दोनों को यूज में लेके आप इमेजिनरी पोर्शन एज वेल एज आप रियल पोर्शन दोनों को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। मतलब मेथड नंबर 1 बाय कनेक्टिंग ए सीरीज इंडक्टर और सीरीज कैपेसिटर, एंड मेथड नंबर 3 बाय कनेक्टिंग ए पैरेलल इंडक्टर और पैरेलल कैपेसिटर। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए
इसका मतलब क्या है कि स्मिथ चार्ट का एडमिटेंस चार्ट और इसी में आप एक चार्ट और ड्रॉ कर दो स्मिथ का इंपेडेंस वाला चार्ट। अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल आपका स्मिथ चार्ट, या उसका नाम होता है इमिटेंस स्मिथ चार्ट, ठीक है ना। मतलब एडमिटेंस भी है, इंपेडेंस भी है। अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दिया जाए तो आपके ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी बाय कनेक्टिंग ए इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल सीरीज में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में दो बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन दोनों यूज करके मैं एक परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग अचीव कर सकता हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर करके दिखाओ। आपका अगला आंसर सॉरी, आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा सर, करके दिखाओ। तो बेटा एक कर्व बनाने में ही इतनी सारी लाइंस आ गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसी के अंदर अगर मैं एडमिटेंस वाला भी बना दूंगा तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो चीज तो समझ में आ गई हम लोगों को, दोनों को अलग अलग अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब क्या करना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल करना है, ठीक है ना, जिससे ये चीज क्लियर हो जाए कि इससे ये अचीव कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग कंपोनेंट लाइक दिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रिंट आउट लेके आऊंगा मैं जिसमें इंपीडेंस एडमिटेंस दोनों, मतलब ओवरऑल स्मिथ चार्ट होगा, ठीक है। वहां कुछ एग्जांपल लेंगे ऐसे वाले और उनसे ऐसे कनेक्ट करके आप परफेक्ट इंपीडेंस मैचिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसको बनाना ना है बोर्ड पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अगली क्लास में। आई होप यहां तक इंपीडेंस एडमिटेंस ये सारी चीजें आप लोगों को परफेक्टली क्लियर हुई होगी। आपका वो जो टॉपिक रहेगा वो एक एग्जांपल रहेगा, वो आपका फाइनल रहेगा, स्मिथ चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच गाइड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।